सो लास्ट टर्म को हमने डेरिवेशन किए थे। इवन हमने कई सारे फिजिकल पैरामीटर कैलकुलेट किए थे। हाइड्रोजन एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, दैट मींस कि हाइड्रोजन एटम में वन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो उसके हम स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। उसके साथ जो भी फिजिकल पैरामीटर एसोसिएटेड है, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वेलोसिटी है, उसके रेडियस है, बोहर रेडियस है, राइट, फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी, राइट, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारे का हम डेरिवेशन लास्ट टाइम को कर रखे हैं। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए अगर किसी ने नई लेक्चर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो, राइट। सो लास्ट में हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे 1/λ इज इक्वल टू दिस मच, एंड इसको हमने नाम दिए थे वेव नंबर, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, राइट। तो इसी फॉर्मुलेशन से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे, राइट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ही इजी है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या? बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सीरीज each having discrete spectral length। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि स्पेक्ट्रम का मीनिंग हुआ कि कोई भी एटॉमिक सिस्टम इधर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो उसकी स्पेक्ट्रम को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका भी कोई ना कोई स्पेक्ट्रम होगा। तो उसको हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। अब हमने बात कर दी कि वो एक्साइटेड स्टेट में कोई एटॉमिक सिस्टम स्टे नहीं कर सकता है हमेशा के लिए, उसकी कोई ना कोई पार्टिकुलर लाइफ टाइम है और फाइनाइट लाइफ टाइम है, राइट। तो उस पार्टिकुलर फाइनाइट टाइम के बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है और फिर उस एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट फोटोन इमिट करता है, जो कि बोहर्स पोस्टुलेट है, राइट। एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट h न्यू फोटोन इमिट करता है, राइट। सो इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं, ये भी हमारे ऑब्जर्वेशन में रिप्रेजेंट होगा। तो दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ इमिशन, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल कोर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, राइट। तो राइट, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट। ये अगर ये पूरे को हमने अगर न्यूक्लियस मान रखा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो, राइट, तो ये सेकंड ऑर्बिट है, तो यहाँ से सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में और ये थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकता है, राइट। तो इन ट्रांजिशंस में क्या होगा, क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फोटोन इमिट होगा, उस केस में फोटोन इमिट होगा। तो इस फोटोन का स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि इमिशन ऑफ लाइट हो रहा है, यानी कि ब्राइटनेस स्पेक्ट्रम, हमारा ब्राइट स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो इस ड्यूरेशन इस के केस में कई सारे मतलब इसमें ट्रांजिशंस होते हैं, कई तरह के ट्रांजिशंस होते हैं, तो उसको हम सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन कराया तो एक हो गया, फिर थर्ड से फर्स्ट में कराया तो सेकंड एक दूसरा सीरीज हो गया, इसी तरह से फोर्थ से फर्स्ट में कराया तो एंड सो ऑन, राइट। तो इसको पार्टिकुलर जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जिस स्पेक्ट्रम को, उसके नाम पे इनका नाम पड़ गया, राइट। तो यहाँ पर लिखा है पी लैमन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किए थे, फोटोग्राफ किए थे, राइट। तो उनके हमने उनको ऑनर देने के लिए उसके सीरीज का नाम पड़ गया लैमन सीरीज, राइट। तो यहाँ पर एक मैं समझा देता हूँ, बाकी बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2, 3, 4 etc. Right? Then we get a series consisting of different values of nu bar. Right? ये सारा कुछ आपने +2 में कर रखे हैं एटम्स वाले चैप्टर में। जस्ट मैं एक बार पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ सो दैट कि आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन हम लोगों ने ड्राइव किए थे, न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर का फॉर्मुलेशन ये था हमारे पास, और ये आर इनवर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, n1 की वैल्यू, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सीरीज की बात में कर रहे हैं, तो n1 की वैल्यू हमने 1 रख दिया और n2 की वैल्यू हम 2, 3, 4 एंड सो ऑन रख सकते हैं, राइट। तो
फर्स्ट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसके वेवलेंथ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन से रीजन में ये एग्जिस्ट करता है स्पेक्ट्रम, राइट। तो इसमें देखिए एक हम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट मेंबर की। इसमें जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी तो n1 = 1, n2 = 2 रख दी है इस फॉर्मुलेशन में, वेव नंबर के फॉर्मुलेशन में। ये r की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर n1 की 1 रख दिया, n2 की 2 रख दिया, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, राइट। इसको सॉल्व किए तो आपके पास आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो सेकंड मेंबर उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट n1 की वैल्यू फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। n2 की वैल्यू जस्ट आप इसको चेंज करते जाएंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसी तरह से लास्ट में जो वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग नंबर, दैट मीन्स कि जहां पर एनर्जी जीरो हो गई है, एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, यानी n2 यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेवलेंथ की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो इसी तरह से हम अगर अब कह दें कि यहाँ जो ये सेकेंड ऑर्बिट है, अब सेकेंड ऑर्बिट में थर्ड से ट्रांजिशन हो सकता है, राइट। फोर्थ से ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट है, यहाँ फिफ्थ ऑर्बिट है, तो फिफ्थ से भी ट्रांजिशन हो सकता है, राइट। तो इस ट्रांजिशन को भी साइंटिस्ट ने स्टडी किए, दैट इज नोन एज बामर सीरीज, राइट। तो n1 = 2 and n2 = 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। तो इसी तरह से मैं जस्ट यहाँ पर एक टेबल बना रखे हैं, तो उससे आप चेकआउट कर सकते हैं कि देखिए यही सब सारा कुछ कैलकुलेट किया गया सारे केसेस के लिए, जो कि मैंने बताया था कि 5 तरफ के स्पेक्ट्रम है मेन, तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पाफंड। तो यहाँ पर टैबुलेटेड फॉर्म में है। सो देखिए यहाँ पर ये 5 के 5 यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। फर्स्ट लाइमन है, सेकंड बामर सीरीज है, एंड थर्ड वन इज पास्टन सीरीज है, फोर्थ ब्रैकेट है, एंड फिफ्थ वन इज पाफंड सीरीज है। तो n1 की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड so on रखना है, और n2 की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाना है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेमन के लिए 2, 3, 4, 5 है, इनफाइनाइट है लास्ट जो सीरीज है, और उसी तरह से यहाँ पर 3, 4, 5, 6 हो गया, एक जस्ट एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पर पास्टन के लिए यहाँ पर 4, 5, 6 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने थर्ड में ट्रांजिशन कराना है। ब्रैकेट के लिए फोर्थ में ट्रांजिशन कराना है, पाफंड के लिए फिफ्थ में ट्रांजिशन कराना है। यानी फिफ्थ में ट्रांजिशन कौन कौन से स्टेट से हो सकता है? 6th, 7th, 8th एंड इनफाइनाइट से हो सकता है, राइट। तो जब उसमें आप फर्स्ट मेंबर का जो वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, तो आप ये चेक कर सकते हैं, कई लोगों ने कर रखे हैं तो उनको आइडिया होगा, राइट। और वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन दैट इज कम्स अराउंड दिस, राइट। तो इस वेवलेंथ के से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट जो लेमन सीरीज है दैट कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड सेकंड देखिए 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के इन बिटवीन है, राइट। तो दैट कम्स इन विजिबल रीजन, इस वेवलेंथ को हम विजिबल रीजन कहते हैं, और ये बहुत ही हाई है, दैट इज इंफ्रारेड। ये दोनों इंफ्रारेड में आता है, ये और भी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ है, दैट इज फार इंफ्रारेड रीजन। तो ये याद रखिएगा, कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता है कि पाफंड सीरीज कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में जो मैं अभी प्रीवियस पेज पे रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये न्यूक्लियस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसको जरा मैं और जूम कर दूं, राइट। ये बहुत ही इजी है अगर आप इसको देखें ना डायग्राम को, राइट। देखिए न्यूक्लियस यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर लिए, राइट। और फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशंस फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड से लेकर के और लास्ट इनफाइनाइट तक ट्रांजिशंस कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से सेकंड ऑर्बिट में सेकंड को छोड़ करके बाकी जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन है उसमें ट्रांजिशंस कर सकते हैं। इस तरह से ये ट्रांजिशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है इस एटॉमिक सिस्टम में। देखिए ये हमें माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे नेक्ड आई से नहीं ऑब्जर्व होगा, इसको हम फोटोग्राफ बाय पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो ये पार्टिकुलर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके इसको और इसको एटॉमिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किए हैं और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया, जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब इसी को हम अगर ये तो एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में, एटम के इनसाइड में ऑर्बिट्स में किस तरह के ट्रांजिशन होता है उसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर। अब इसी को हम अगर एनर्जी लेवल डायग्राम के फॉर्म में अगर बात करें तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट किए थे, दैट कम्स अराउंड इतना कैलकुलेट किए थे। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको ध्यान होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम आउट किए थे। तो माइनस m e raised to power 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट ये सारा, जस्ट यहाँ पर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वैरी कर सकता है अगर हम कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। स्टेट यानी कि क्वांटम स्टेट, नॉट पंजाब हरियाणा और या फिर कोई और स्टेट की हम बात कर सकते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये मास हमें इलेक्ट्रॉन का मालूम है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, फ्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, राइट। तो ये वैल्यू सारा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप और इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट विल कम्स अराउंड 21.7 into 10 to minus 19 अपॉन n स्क्वायर और जूल में आएगा। तो एनर्जी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। जस्ट 1.6 into 10 to minus 19 से डिवाइड कीजिए तो एनर्जी इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ, एक जनरल फॉर्मुलेशन हुआ, दैट इज En is equal to minus 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अब इसमें हम n की वैल्यू, क्वांटम स्टेट की वैल्यू 1 is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और अलग अलग एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर जस्ट n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट की तो जस्ट ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यानी कि हाइड्रोजन के इनसाइड में, यानी कि इस ऑर्बिट में, देखिए यहाँ पर इस वाले डायग्राम में इसको अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट को जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर हम एनर्जी लेवल के डायग्राम में हॉरिजॉन्टल अगर हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करें तो दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो उसी तरह से n इज इक्वल टू इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, दैट विल गिव यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड नेक्स्ट वन इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लास्ट वन इज 0, यानी कि यहाँ पर ये लास्ट एनर्जी स्टेट दैट इज 0, यहाँ पर एनर्जी 0 होती है, दिस इज कंटिन्यूअम स्टेट, राइट। तो इसको अब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं इसको अब इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, instead of drawing various electron orbit to the scale of their radii, again figure 1.3 जो previous हम लोग डिस्कस कर रहे थे, it is customary to draw horizontal lines to an energy scale। अब इसको हम एनर्जी स्केल में इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 और सेकंड n इज इक्वल टू 2, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यू कैन से, राइट। एंड ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसी तरह से ये सारे एक्साइटेड स्टेट हो गया। ये लास्ट में ये देखिए, ये इसको आप कह सकते हैं डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट, मतलब किसी क्वांटम सिस्टम में, किसी एटॉमिक सिस्टम में एक ही सिंगल एनर्जी लेवल नहीं होते हैं, जो एनर्जी लेवल होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, राइट। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किए, यानी कि फर्स्ट क्वांटम स्टेट्स के लिए जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी है उसकी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड का इतना है, राइट। तो जो वहां पर ट्रांजिशन दिखा रहा है कि फर्स्ट में सेकंड से ट्रांजिशन हो सकता है, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन से ट्रांजिशन हो सकता है। ये लास्ट जो बोल्ड लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है दैट इज द कंटिन्यूम से, ये लास्ट एनर्जी स्टेट से यानी कि इनफाइनाइट से वो ट्रांजिशन कर रहा है, राइट। तो उसकी जो क्या कहते हैं वेवलेंथ होगा, इसके बाद हम कोई ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जिस तरह से उधर कौन से सीरीज, ये कौन से रीजन में लाई करता है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, और नेक्स्ट वन इज विजिबल, और बीच के दो जो पार्शियन ऑफ ब्रैकेट है ये इंफ्रारेड रीजन में, और ये पफन सीरीज है ये और भी हाई होता है, दैट इज द फार इंफ्रारेड रीजन, राइट। तो मेन तो आप सेकंड विजिबल रीजन याद रखेंगे क्योंकि 4 to 7000 एंगस्ट्रॉम के रीजन में आता है, राइट। एंड फर्स्ट वन इज अल्ट्रावायलेट एंड लास्ट वन इज इंफ्रारेड रीजन, राइट। तो इसमें आपको एक एनर्जी का ध्यान रखना है और ये कौन से रीजन में लाई करता है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते ही आता है, तो इसे एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे, राइट। तो इस टाइप के डायग्राम को हम ही कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी एटॉमिक सिस्टम का एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
right? In this area of energy, the higher, that is the less negative energy at the top, while the lower, that is more negative energy, are at the bottom, right? ये ध्यान रखिएगा, more negative energies are at the bottom. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये more negative है, ये बॉटम पे लाई करता है, यानी कि ये एनर्जी ज्यादा है, ये इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव एनर्जी है ना, तो ये कम है इसके कंपैरिजन में, ये हायर एनर्जी स्टेट से, ये लोअर एनर्जी स्टेट से, राइट? तो इसको एक बार आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। कभी कभार आप लोगों से डेफिनेशन पूछ लिया तो व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट? तो यहाँ पर बहुत ही कंसेप्चुअल टर्म है, ये सारे को मैं बॉदर करूंगा और इसको समझना बहुत आपको जरूरी है, तो कंसंट्रेट होकर के इसको समझिए, राइट? So each horizontal line as shown in the energy diagram of hydrogen atom represents a possible energy state for the single electron. तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल एनर्जी स्टेट को जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके और उसकी एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किए थे, right? That is the energy state of a single electron. The lowest allowed state n is equal to 1 is called ground state. इसको हम n is equal to 1 को क्या कहते हैं? ground state बोलते हैं, right? While the other discrete allowed energy state, discrete यानी अलग अलग, n is equal to 2, 3, 4, etc. right? are called excited states. बाकी इसके अलावा जो भी higher states है, हमने ये भी लास्ट में बात की थी ना कि ये मोर नेगेटिव है, यानी कि ये लोअर एनर्जी है, राइट? ये हाइयर एनर्जी है, ये लेस नेगेटिव है, यानी कि ये हाइयर एनर्जी है, ये एक्साइटेड स्टेट्स, सारे एक्साइटेड स्टेट्स कहलाएंगे, राइट? तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगा, तो आई होप कि लेजर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। When an electron is raised to a higher energy state from ground state, the energy equal to the energy difference between higher state and ground state must be supplied to the atom. इस बात को समझिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि उसको सेकंड स्टेट में एक्साइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस है, उतनी एनर्जी अगर सफिशिएंट हमने प्रोवाइड कर दी है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर सेकेंड एक्साइट में वो पहुंचेगा तो यानी कि इतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन हमें फ्रीक्वेंसी, उतने फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करना पड़ेगा, तभी वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकता है, राइट? So on the other hand, if the electron falls back from higher energy state to the lower energy state, energy is emitted in the form of quantum of radiation of frequency nu. क्वांटम ऑफ रेडिएशन, अगर मान लीजिए कि हमने फर्स्ट क्वांटम स्टेट से सेकंड क्वांटम स्टेट में ट्रांजिशन कराया, तो इलेक्ट्रॉन अब यहीं पर तो हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा, उसकी लाइफ टाइम होगी, तो वो फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा, और उस केस में वो क्वांटम ऑफ रेडिएशन यानी कि बंच यानी पैकेट ऑफ फोटॉन्स को इमिट करेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप किए उतने ही फोटॉन्स के वापस वो जब ट्रांजिशन करेगा पार्टिकल्स, तो वो यहाँ पर फोटॉन्स इमिट करेगा उतने फ्रीक्वेंसी का जितना भी उसका एनर्जी डिफरेंस होगा, जो कि बहुत पॉस्टुलेट था E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hν, राइट? तो ये सेटिस्फाई होगा, आइदर आप यहाँ पर जो भी हाइयर स्टेट की बात कर लीजिए, इसको E2 कह लीजिए, इसको E1 कह लीजिए, राइट? सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 if n is equal to infinity. यहाँ पर जो लास्ट में जो लास्ट हम कंटिन्यूम स्टेट जिसको करते हैं, जिससे सबसे लास्ट n is equal to infinity पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है। It means the electron is no longer bound to the atom. That is, electron is free. यहाँ पर उसको होल्ड करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। Since there is no evidence that the energy of the free electron is quantized, therefore the region on the energy level diagram E greater than 0 is a continuum of unrestricted positive energy values for the free electron. देखिए मैं कई जगह यहाँ पर मैं कंटिन्यूम का बात किया था, राइट? यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन को
होल्ड करने का, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव इन दिस रीजन, राइट। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फ्री है, जहां पर हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कंटिन्यूम ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ तो हमने पहले लेस नेगेटिव बताए थे और फिर यहाँ पर मोर नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स रिप्रेजेंट किए थे, right? So the energy required to excite an electron from its ground state that can be supplied in a number of ways. यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए, एक्साइट कराने के लिए हम नंबर ऑफ वेज में कई सारे तरीकों से हम एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। One of these methods is to bombard the atom by electrons accelerated through a certain potential. हमने उसको अगर सिस्टम को पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिए, एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर दिए, राइट। So the potential necessary to provide the energy required to cause excitation of atom to higher energy state is called excitation potential. Potential एक तरह की क्या है, हम एनर्जी कह सकते हैं, पढ़ते हैं ना बेसिक फॉर्मूला V is equal to W upon Q। देखिए यहाँ पर चार्ज की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये W क्या है, एनर्जी है, वर्क एक तरह से, वर्क एक तरह से एनर्जी होता है, तो W is equal to VQ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग समझिए कि पोटेंशियल दैट रिक्वायर्ड टू एक्साइट द पार्टिकल इन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, राइट। ये डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो इसलिए मैं सारा कुछ पहले ये आप लोग को रिप्रेजेंट कर दिया। The potential necessary to accelerate bombarding electron to give the energy required to cause ionization of the atom is called ionization potential. अब देखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल में और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एटॉमिक सिस्टम से अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर लें, दैट मीन्स वो एटॉमिक सिस्टम आयनाइज हो जाता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो इतने पोटेंशियल हमने उसको प्रोवाइड कर दिया कि वो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम को आयनाइज कर दिया, आयनाइज यानी कि उस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दिया, एंड दैट इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एटॉमिक सिस्टम। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया कि ग्राउंड स्टेट से, या तो मान लीजिए कि अगर वो यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसको जंप करा करके यहाँ पर हमने फ्री कर दिया उसको, दे आर फ्री, तो उसको हम फ्री कर सकते हैं, राइट। तो वो आयनाइज कर गया सिस्टम से, वो बाउंड नहीं है, तो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। अगर उसको हमें आयनाइज्ड करना है हाइड्रोजन को, तो हाउ मच पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू that ionized hydrogen atom। तो ये सारा कुछ हम मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये ऑलरेडी हमें नोन है ये सारा कुछ पैरामीटर, जस्ट इसको हम पढ़ रहे हैं सो दैट इन फ्यूचर इसको हम अपने रिसर्च फील्ड में यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर हम कुछ स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो, राइट। तो एप्लीकेशन इन सब चीजों का हमारे रियल लाइफ में नो डाउट है, तभी हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, अदरवाइज विदाउट यूजेस तो हम पढ़ते ही नहीं, right। So for hydrogen atom, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। So in hydrogen atom the energy of nth state that is given by n is equal to -13.6 upon n square electron volt में, ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर रखे हैं। Suppose electron is raised from the ground state to first higher state, then the energy required to excite the electron from ground state n is equal to 1 to the first higher state n is equal to 2h। अब क्या होना, एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, यानी कि एक्साइट कराना है, जंप यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं तो एक्साइट कराना है, तो एक्साइटेशन डिफरेंस कितना आ जाएगा एनर्जी में, तो En2 इज इक्वल टू माइनस En1। तो देखिए N2 के लिए कितना हो जाएगा, ये जस्ट N2 के लिए हम N2 सेकेंड, यहाँ ये N2 है ये N1 है, तो इसकी N2 की वैल्यू हम 2 रख देंगे, N1 की वैल्यू 1 रख देंगे, right। So that will give you 10.2 electron volt। यानी if you want to excite the electron that is present in ground state of a hydrogen atom, then we have to provide the 10.2 electron volt energy to excite the electron in
first excited state, that is N2 is equal to, that is N is equal to 2. So corresponding excitation potential, that is equivalent to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखिए पोटेंशियल, इससे और भी एक आपको सिग्निफिकेंस मिल जाना है, ये है एनर्जी, कि आपने एनर्जी कितना प्रोवाइड किए कि ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. अब आप इसको पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करेंगे, इस फॉर्मुलेशन से आप कर सकते हैं कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पोटेंशियल है, तो आपको उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करने की एनर्जी हमारे पास आ गई थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ई की वैल्यू आप ई रख दीजिए, राइट, तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज पोटेंशियली 10.2 वोल्ट, यानी कि उसकी एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगी that is 10.2 volt, right? So the energy required to ionize, that is to escape the electron from n is equal to 1 to n is equal to infinite to the hydrogen atom, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये सारे इसके एक्साइटेड स्टेट्स हो गए, और ये लास्ट में हम कह दिए कि यहाँ पर कंटिन्यूम स्टेट्स हो गए, ये यहाँ पर E इज इक्वल टू 0 हो गया, एनर्जी यहाँ पर 0 हो गई. तो यानी कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एस्केप कराना है, एस्केप यानी कि ये बाहर आ जाएगा, सिस्टम फ्री हो जाएगा, बाउंड नहीं होगा. एंड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्विवेलेंट. तो इसका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी है ये, और ये E इज इक्वल टू यहाँ पर एनर्जी इसका -13, यहाँ पर E इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, ये 0 एनर्जी है, और यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट. तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, उतनी अगर हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो एस्केप कर जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो जाएगा. So that the energy required to ionize, that is to escape the electron from n is equal to 1 to n is equal to infinity, that is 0 minus, ये फिर से माइनस यहाँ पर साइन आया क्योंकि ये जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है दैट इज नेगेटिव है, -13.6, राइट. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि if we provide the 13.6 electron volt to the ground state electron in a hydrogen atom, then hydrogen atom will be ionized, right. So the यहाँ पर देखिए, अब इसको हम पोटेंशियल, अगर आपसे पूछे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी होगी, तो यहाँ से E को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो ये E कैंसिल आउट हो गया, तो पोटेंशियल आपको मिल गया 13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 वोल्ट, यानी कि we have to provide 13.6 volt potential to ionize the hydrogen atom. तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ये सारा कुछ की आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, राइट. और इस तरह से प्रॉब्लम से इसको आप समझ सकते हैं, राइट. इसमें एक और टॉपिक है जिसको हम अब नेक्स्ट टर्न को डिस्कस करेंगे. मैं आपको यहाँ पर बॉदर कर दूं कि इस पे जो न्यूमेरिकल आपको जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट. न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ड्राइव किए थे फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का, ये गूगल क्लासरूम पे एग्जिस्ट करेगा सारा कुछ, इवन मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा, तो एक बार आप लोग ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, राइट.